नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा जो MCQs जीएस का चल रहा है उसका ये प्रैक्टिस सेट चौथा है और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है, या बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन ई तो सब में सेम होता है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। स्वाभाविक सी बात है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, हम आज़ाद हुए 1947 में। उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एक कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। आज भी है, एग्रीकल्चरल ही इकोनॉमी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आज 2021 में हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है? इंडस्ट्री की ओर तेज़ी से शिफ्ट हुई। सर्विस सेक्टर हमारे देश में तेज़ी से बढ़ा। 1991 के बाद जब हमने LPG की पॉलिसी अपनाई तो उसके बाद सर्विस सेक्टर में और तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली। अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे अभी 2020 वाला, उसमें बताया गया कि हमारी इकोनॉमी में 54% जो रोल है वो किसका है? सर्विस सेक्टर का है। 26% जो रोल है वो किसका है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अर्थात यहाँ देखिए, ये जो सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, और 26% जो रोल है इंडस्ट्रियल का वो सेकेंडरी सेक्टर, और 20% जो रोल है वो किसका है? प्राइमरी सेक्टर अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर का। क्लियर है? तो हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी, टर्शियरी सेक्टर का रोल क्या होता जाएगा? वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकी जो और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका जो परसेंटेज में रोल है वो कम होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर बात प्रतिशत की हो रही है। क्या हमारे देश में 1947 में जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता था 2021 में उतना नहीं होता? रोल घटने का क्या मतलब है? रोल घटने का मतलब है कि 100% में यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि खाद्यान्न आज 2021 में कम हो रहा है 1947 से, बल्कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रतिशत के संदर्भ में बात हो रही है। तो क्लियर हो गया। GDP में टर्शियरी सेक्टर का जो रोल है वो क्या होता है? बढ़ता है। GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश में, किसी एक राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? ऑप्शन देखिए, मतलब यहाँ पर बात हो रही है MSP के बारे में कि MSP की सिफारिश कौन करता है? संस्तुति। ठीक है, तो MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP कब जारी की जाती है? फसल की बुआई के पहले ही जारी की जाती है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है कि इसकी सिफारिश कौन करता है। ICAR, यहाँ देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, CACP, कमीशन ऑन कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, नाबार्ड है, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपको बताना है कि इसकी सिफारिश कौन करता है। तो इसकी जो सिफारिश है वो की जाती है कृषि लागत और कीमत आयोग या कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। इसको हम CACP भी बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो MSP है इसकी सिफारिश CACP करता है, लेकिन MSP की घोषणा कौन करता है? MSP की घोषणा की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। हमारे संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ पर है? क्या हमारे संविधान में था? जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ तब नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 352 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल, कैबिनेट वर्ड इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, पहले कैबिनेट वर्ड नहीं था। जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था तब उस समय इसके बाद जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति अनाउंस कर सकता है। ठीक है, तभी कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया था। पहले मंत्रिपरिषद तो था ही, लेकिन कैबिनेट वर्ड नहीं था हमारे संविधान में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करने की विधि नहीं है? मतलब कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसकी गणना करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। अतिरिक्त मूल्य विधि, वैल्यू एडिशन, आयात निर्यात विधि, आय विधि, व्यय विधि। इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जाता।
तो सीधी सी बात है, आयात निर्यात विधि ये कोई राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। और आयात और निर्यात से आप खुद सोचिए कि राष्ट्रीय आय का पता कैसे लगाया जा सकता है, असंभव सी बात है आयात निर्यात से। ठीक है, बाकी आय विधि, व्यय विधि और अतिरिक्त मूल्य विधि, इन तीनों के माध्यम से राष्ट्रीय आय का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे माना जाता है, किस प्रकार का बेरोजगार माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है, सामान्य स्थिति का बेरोजगार है, चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार है, चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार है, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन ई, तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक मतलब 365 दिन हुए और 180 दिन से ज़्यादा 183 दिन तक लगभग वो बेरोजगार ही है, तो उसे किस प्रकार का बेरोजगार माना जाएगा। उसे माना जाता है कि वो सामान्य स्थिति का बेरोजगार है, क्योंकि उसने साल के आधे दिनों में तो उसने काम ही नहीं किया, तो वो सामान्य कैटेगरी का, सामान्य स्थिति का बेरोजगार है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य स्थिति की बेरोजगारी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति वर्ष में आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। चालू स्थिति में क्या होता है, चालू स्थिति में होता है कि चालू साप्ताहिक में, साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में यहाँ पर निकाला जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार हासिल ना हुआ हो तो उसे चालू साप्ताहिक माना जाता है। चालू दैनिक में क्या होता है, यहाँ दिन भर का निकाला जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का अगर रोजगार भी नहीं मिला तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। क्लियर। चलिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। कान्हा, राजाजी, बांदीपुर, जिम कॉर्बेट, इसमें से बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप जानते हैं इसमें सही आंसर क्या है, डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली पार्क के नाम से भी जाना जाता था, 1936 में इस पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से निकलने वाली गैस है कौन सी, मीथेन, एथेन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ से कौन सी गैस धान के खेत से निकलती है, ये है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, और जो LPG होता है, सॉरी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन प्लस एथेन होता है। ठीक है, मीथेन और एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीवों की विविधता। जीवों की विविधता में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी अब दुनिया में कम होती जा रही है, इसके पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, बिल्कुल सही है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कम करते हैं। और क्या है ऑप्शन क्या क्या दिया गया, आवासीय विनाश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो अब यहाँ पर चूंकि चारों ऑप्शन यहाँ नहीं दिए थे इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन। बाकी जो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आवासीय विनाश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। तो आप ध्यान से समझना, आवासीय विनाश, हैबिटेट जो लॉस है, हैबिटेट का लॉस है, नेचुरल हैबिटेट लॉस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के पीछे। जहाँ पर जो भी जीव जंतु अपने एरिया में रहते थे, अब वहाँ पर मनुष्य क्या कर गया, इंक्रोचमेंट करके वहाँ पर पहुँच गया, उसने अपना घर बना लिया, तो अब जीवों के रहने के लिए जगह नहीं बची। जैसे आप जिस भी इलाके में रहते हो, जैसे मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ कि हमारे यहाँ पहले सियार जानते ना, सियार है और नील गाय है, ये सब आया करते थे। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि खेत के पास पास में सबने घर बना लिया, तो अब वो कभी आते ही नहीं हैं। सियार की भी अब कोई आवाज़ नहीं आती, नहीं तो 9-10 बजे वो मतलब आवाज़ करना शुरू कर देते थे। तो क्या हुआ, उनके रहने के लिए जगह नहीं बची, वो या तो उनका शिकार कर लिया गया या तो वो भाग गए किसी और दूसरे जगह पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेचुरल हैबिटेट का लॉस बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के पीछे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है, हमारे देश में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में उतनी बायोडाइवर्सिटी आपको इधर नहीं मिलेगी। ठीक है, पश्चिमी घाट, जी हाँ बिल्कुल, पश्चिमी घाट में यहाँ पर आपको पर्वत पूरा मिलेगा देखने को, काफ़ी हरियाली, काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, तो सर्वाधिक जैव विविधता की चूँकि बात हो रही है तो आपको यहाँ पर मिलेगा पश्चिमी घाट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट में जो हमारी देश में डाइवर्सिटी है वहाँ पर 26% है, पूर्वी घाट में 24%, पश्चिमी हिमालय में मात्र 10% ही यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1973, 1974, 1976, 19 एक मिनट, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। तो आप जानते हैं कि 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। तो इसी कानून के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। और 1992 में किसकी शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये सब जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से रिलेटेड ये प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस जानते हैं क्या होती है? ग्रीन हाउस, देखिए यूरोप में क्या होता है, बहुत ठंडी रहती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इस वजह से वहाँ पर खेती करने में दिक्कत होती है। ऐसी फसलें जिनको ज़्यादा गर्मी चाहिए, तापमान चाहिए, वैसी फसलें वहाँ पर उगाई नहीं जा सकती। इसकी वजह से वहाँ पर शीशे के घर बनाए गए। शीशे के घर में क्या किया गया, जब शीशा है, ये यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है, ये घर क्या करता है, उसको तो आने देता है, लेकिन जब ये पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब कर ली और ये जो पार्थिव विकिरण अब निकला, जो कि दीर्घ तरंग है, पार्थिव विकिरण को ये बाहर जाने नहीं देता। जब बाहर जाने नहीं देता तो इसी के भीतर वो प्रकाश रहता है और इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बाहर का टेम्परेचर वो कम है और यहाँ पर अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसी को समझिए, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि अंदर क्या हुआ, क्योंकि अब इसके अंदर खेती की जा सकती है तो पूरा अंदर माहौल क्या हो गया, हरा हरा हो गया, तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस, हरा घर। क्लियर। अब इसी को पृथ्वी से समझ लीजिए, ये पृथ्वी है हमारी, इसके चारों ओर वायुमंडल है, इसमें विभिन्न गैसें हैं। ये गैसें क्या करती हैं, सौर विकिरण को आने देती हैं। कुछ सौर विकिरण यहाँ पर परावर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ सौर विकिरण जो होता है यहाँ पर ये पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है और पार्थिव विकिरण के रूप में उसको रिलीज़ करती है। और ये पार्थिव विकिरण यहाँ पर इन गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो क्या होता, पृथ्वी का टेम्परेचर -18 या 20 डिग्री, -20 मानिए, -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ये ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं जो क्या करती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती हैं। ठीक है, तभी जीवन का अस्तित्व संभव हो पाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नॉर्मल लेवल पे हैं तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर इनकी गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो ये ज़्यादा यहाँ पर जो पार्थिव विकिरण है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी ना, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जलवाष्प, यहाँ बताना है आपको कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, और नाइट्रोजन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है? मैंग्रोव जो कि यहाँ पर खारे पानी में ज़्यादा देखने को मिलता है, मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। बताना है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, कृषि क्षेत्र का विस्तार, झींगा उत्पादक। इनमें से आपको बताना है कि मैंग्रोव, किस वजह से मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी जो है उसका ह्रास नहीं हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, वनों की कटाई, कृषि क्षेत्र का विस्तार, झींगा उत्पादक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई से मैंग्रोव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाया जाएगा तब यहाँ पर मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग किया। ध्यान रखना, इकोलॉजिकल सिस्टम से ही बन गया है क्या, इकोसिस्टम। इसमें लॉजिकल को हटा दिया गया, उसको शॉर्ट में लिख दिया गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ किसने सबसे पहले किया? आरबी कैटल, डेविड लामा, जोसेफ ग्रीनल, एजी टॉन्सले। तो आप यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एजी टॉन्सले ने सबसे पहले इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, चलिए कब किया था? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 130वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो क्या है? नाटो उन देशों का समूह है जो ये मानता है कि अगर किसी भी देश पर अटैक होता है तो वो सारे देश पर अटैक माना जाएगा। इसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका करता है। और नाटो जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो नाटो बनाया गया था यूरोप और अमेरिका की रक्षा के लिए, और इसी के विरोध में रूस ने बनाया था, जिसको हम वार्सा पैक्ट कहते हैं, वार्सा पैक्ट।
ठीक है, तो बताइए नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बीजिंग, दुशांबे, पेरिस एंड ब्रुसेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया था। मैब का पूरा नाम क्या है? मैन एंड बाय मैब का पूरा नाम क्या है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मून एंड बैंक प्रोग्राम, मैन एंड बफर जोन, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी हो, कोई भी जैव मंडल हो, उसके संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? स्पेशली मनुष्य जिम्मेदार है, और उसको नुकसान भी कौन पहुंचाता है? मनुष्य ही पहुंचाता है। तो इसी से संदर्भित ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो हम पहले भी बात कर चुके थे, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण, नस्ल संरक्षण, औषधीय पौधे। इसमें से सही आंसर क्या होगा? आपको पता है, जलवायु परिवर्तन। 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसकी जो पहली बैठक हुई थी COP1 जिसको हम बोलते हैं, 1995 में हुई थी बर्लिन में। ठीक है, 1995 में बर्लिन में। इसके बाद 1996 में भी हुआ, 1997 में क्योटो में बैठक हुई। ठीक है, 1997 जापान में क्योटो में, और वहीं पर इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया और इसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके एमिशन को क्या करना? कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना, और स्पेशली इसमें फोकस था कार्बन डाइऑक्साइड पर। ठीक है, यही है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए ये देखिए, जापान में 1997 में ये तय हुआ था, लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? एयर टैक्सी सेवा की बात हो रही है। चंडीगढ़ से हिसार, लखनऊ से कानपुर, पटना से गया, अमरावती से विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ से हिसार। एयर टैक्सी की शुरुआत यहाँ पर की गई। रोड से नहीं जाना है, अब बाई एयर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, कल्याण सिंह पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और चौथा जो ऑप्शन है वो इधर दिया गया है, नरेंद्र मोदी पुरस्कार। तो ये सब तो हो ही नहीं सकते, तो आपको बताना है क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी के जादूगर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजी सेना के लिए काम किया, आज़ादी के बाद भारतीय सेना के लिए भी इन्होंने काम किया। और जब 1936 में शायद जब बर्लिन में हो रहा था हॉकी, तो उस समय इन्होंने वहाँ हो रहा था, तो जो हिटलर था वो भी उस खेल को देख रहा था। लेकिन उस मैच में जब हिटलर को लगा कि जर्मनी हार जाएगा तो हिटलर उठ के चला गया। बाद में मेजर ध्यानचंद को बुलाया गया। मेजर ध्यानचंद से पूछा उसने, हिटलर ने, कि तुम क्या करते हो? तो इन्होंने बताया कि मैं सेना में हूँ और एक सामान्य सिपाही के पद पे। तो हिटलर ने कहा कि तुम सिपाही के पद पे नहीं, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें क्या बना देंगे? सीधे ऑफिसर बना देंगे। तब इनका जो जवाब था वो सुन के हिटलर भी एकदम परेशान हो गया, बोला कि ठीक है भाई, जाओ तुम सिपाही बने रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फायर पार्क हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया? कोलकाता, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला फायर पार्क, इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो आपको बताना है समर्पण दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है? इस दिन इनका देहांत हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में
ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया? 2020 का जो हिंदी भाषा का शब्द था वो कौन सा वर्ड था? स्वाधीनता, पराक्रम, आत्मनिर्भरता, कोविड। तो जब प्रधानमंत्री का हमारे भाषण होता था कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, तो एक जो भाषण था उसमें आत्मनिर्भरता वर्ड इतनी बार यूज़ किया गया था, उस समय बहुत से लोगों को तो डिक्शनरी देखनी पड़ गई थी, गूगल पे सर्च करना पड़ गया था, जिनको इसका मतलब नहीं पता था। आत्मनिर्भरता, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक दी गई? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, बताना है आपको। वैश्विक जलवायु रिस्क इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन देखिए, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें भारत की कौन सी रैंक दी गई है। तो यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 7वीं। मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत जो है वो 7वां सबसे सुभेद्य राष्ट्र है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से आपको पता है हमारे देश में अभी उत्तराखंड में आपने देखा कि कैसे तबाही मची। एक ही समय पर हमारे देश में बाढ़ कहीं देखने को मिलती है, कहीं सूखा देखने को मिलता है। हमारे देश में चक्रवातों की संख्या बढ़ गई है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर चक्रवातों की बारंबारता बढ़ गई है, इनकी तीव्रता भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत जो है दुनिया में 7वां सबसे अधिक प्रभावित देश है जलवायु परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था गोवा में, उसका फोकस देश कौन सा था? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना किया, जल पक्षियों की गणना की गई, किस राज्य के वन विभाग के द्वारा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर एक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत में मतलब दुनिया में जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो IQ एयर ये जो संस्था है, इसने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें बताया गया कि भारत दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये रहा 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप कि इसमें कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। और हाँ, वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।